कल तीसरे फेज के लिए वोटिंग होनी है। चुनाव की लड़ाई अब पश्चिम से यादव लैंड पर शिफ्ट हो गई है। कल 10 सीटों पर वोट डाले जाएंगे, जिसमें मैनपुरी, फिरोजाबाद, बदायूं जैसी सीट है जो यादव बेल्ट मानी जाती है। 10 सीटों पर करीब 100 प्रत्याशी मैदान में हैं। इनमें डिंपल यादव, जयवीर सिंह, आदित्य यादव, अक्षय यादव और एसपी सिंह बघेल जैसे दिग्गज चेहरे शामिल हैं। 10 सीटों में से बीजेपी पिछली बार 9 सीट जीतने में कामयाब हो गई थी। इस बार बीजेपी का लक्ष्य 10 में से 10 सीटें जीतने का है, लेकिन उसकी राह आसान नहीं कही जा रही है, क्योंकि इस बार बीएसपी अलग चुनाव लड़ रही है। इन 10 सीट पर समीकरण क्या कहते हैं, तीसरे फेज में किसकी हवा है, वहां के जातीय और क्षेत्रीय समीकरण किसके पक्ष में जा रहे हैं, ये जानेंगे वरिष्ठ पत्रकारों से भी हम समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन सबसे पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। लोकतंत्र के महापर्व में तीसरे चरण का मतदान है। तीसरे चरण के मतदान में जोरदार सियासी घमासान है। ये चरण बेहद खास है। अवाम का मिजाज बहुत कुछ तय करने वाला है। तीसरे चरण के दंगल में कई दिग्गजों की किस्मत दांव पर लगी है। मुलायम सिंह परिवार के 3 सदस्यों की किस्मत भी ईवीएम में कैद होने वाली है। मैनपुरी से डिंपल यादव चुनावी मैदान में है, तो वहीं बदायूं से शिवपाल यादव के बेटे आदित्य यादव उम्मीदवार हैं। फिरोजाबाद से प्रोफेसर रामगोपाल यादव के बेटे अक्षय यादव मैदान में हैं। इनके अलावा जो दिग्गज चुनावी मैदान में हैं, उनके दिलों की धड़कनें भी बढ़ी हुई हैं। बीजेपी ने आगरा से केंद्रीय राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल पर दांव लगाया है। हाथरस से बीजेपी ने राजस्व राज्य मंत्री अनूप वाल्मीकि को मैदान में उतारा है। वहीं एटा से बीजेपी ने कल्याण सिंह के बेटे राजवीर सिंह पर दांव लगाया है। बरेली से पूर्व राज्य मंत्री छत्रपाल सिंह गंगवार तो फतेहपुर सीकरी से राजकुमार चाहर को टिकट दिया है। तीसरे चरण में मुकाबला बेहद दिलचस्प होने वाला है। जिन सीटों पर कांटे की टक्कर के आसार बन रहे हैं, उनमें मैनपुरी है, जहां से सपा के डिंपल यादव के सामने बीजेपी के जयवीर सिंह है। फतेहपुर सीकरी से सपा के नरेश उत्तम पटेल के सामने बीजेपी के राजकुमार चाहर हैं। एटा से सपा के देवेश शाक्य का और बीजेपी के राजवीर सिंह का मुकाबला है, तो बदायूं में सपा के आदित्य यादव के सामने बीजेपी के दुर्विजय शाक्य मैदान में है। चुनावी दंगल के तीसरे चरण में जनता किसे जीत का ताज पहनाएगी, किसकी हार फिक्स करेगी, ये तो 4 जून को पता चल पाएगा। पता चलेगा कि इस बार इन 10 सीटों पर किसका सिक्का चलता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो 10 सीटों के लिए कल उत्तर प्रदेश की 10 सीटों के लिए वोटिंग होगी और वोटिंग की हर एक तस्वीर हम आपको दिखाएंगे। साथ में एक्सपर्ट्स भी हमारे साथ मौजूद रहेंगे। इस वक्त हमारे साथ तमाम मेहमान मौजूद हैं। परमवीर सिंह वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ मौजूद हैं, अमित अवस्थी हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार मौजूद हैं, राजीव दीक्षित वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ मौजूद हैं। तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं सबसे पहले परमवीर जी आपसे समझना चाहूंगा, इन 10 सीटों में कहा जा रहा है कि जो जातीय और धार्मिक समीकरण है वो ये कहते हैं कि भाई मुस्लिम जिधर हो जाएं, दलित जिधर हो जाएं, वहां पर जीत पक्की है। तो ये जो लड़ाई है, इन 10 सीटों की लड़ाई कितनी मुश्किल है बीजेपी के नजरिए से? कुंदन जी देखिए, चुनाव अगर 2014 के बाद से चुनावी पैटर्न में बहुत बड़ा बदलाव आया था, वो ये था कि जातीय समीकरण पीछे छूट गए थे। 2014 में बिहार गई थी हिंदुत्व की मोदी जी की अगुवाई में, उसके बाद 2019 में वो कंटिन्यूड रही, 2024 में आ गए हैं। लेकिन इस बार जो देखा गया है, विपक्ष का जो एक कमंडल वर्सेस मंडल का जो वो था, एक नैरेटिव है, बहुत पुराना नैरेटिव है, तो उसमें कुछ जान फूकी गई है। इस बार वोटर्स के बीच में बातचीत हो रही है जातीय समीकरणों को लेकर भी, लेकिन ये सक्सेसफुल नहीं हो पाएगी। उसके पीछे लॉजिकल कारण क्या है कि देखिए, अगर आप समाजवादी पार्टी का चुनाव करने का तरीका देखते हैं, तो वहां पर मुलायम सिंह यादव जी का और उनके बाद अखिलेश जी का उनका नाम चलता है कि उनके विश्वास, जैसे मोदी जी गारंटी देते हैं, तो इस क्षेत्र में इनकी गारंटी चलती है। अभी भी मुलायम सिंह जी का नाम चला, अखिलेश जी का चलता है। तो यहाँ पर जातीय कार्ड कुछ हद तक कमजोर होकर वो केवल समाजवादी पार्टी की साइकिल को देखने शुरू कर देते हैं। अब रही मुस्लिम प्रत्याशियों की बात, तो देखिए मुस्लिम प्रत्याशियों में टिकट बहुत कम बांटा गया है इस बार। भाजपा के तो साथ तो शिकायत रहती थी, लेकिन अगर हम देखें तो समाजवादी पार्टी ने भी मुस्लिम प्रत्याशियों को बहुत कम सीट दिए हैं। तो उनका एक तरफा हो जाना केवल इस बात को लेकर कि अखिलेश जी उनके रहनुमा बनकर आएंगे, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। मुस्लिम्स बटेंगे आपस में, ऐसी बात नहीं है, बटेंगे मतलब वो अपनी पसंद से वोट डालेंगे। बसपा भी कैंडिडेट अच्छे खड़े कर रही है, तो वहां पर भी उनका मत जाएगा, उनका वोट जाएगी वहां पर। ठीक है, अब मैं लौटता हूं सर आपके पास। अमित अवस्थी जी ये बताइए कि माफ कीजिएगा, यादव फैमिली के जो 3 सदस्य हैं, उनके सीटों पर आपको क्या लगता है मामला कितना टफ होने वाला है बीजेपी के लिए और समाजवादी पार्टी के लिए भी?
बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, मामला बहुत टफ है। और खास बात यह है कि इस बार हमेशा की तरह कि वोटर्स बिल्कुल खामोश हैं। सबसे बड़ी बात तो दुविधा की हो रही है, लेकिन कई फैक्टर्स हैं जिसमें काम करेंगे। कुछ चीजें और भी हैं जो महंगाई, रोजगार का मुद्दा विपक्ष उठाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसके अगेंस्ट में एक सबसे बड़ी खास बात जो हो रही है महंगाई और रोजगार के मुद्दे के साथ ही साथ में, वो है लोगों को, जो आम लोगों को सुरक्षा और सुरक्षा और विकास की बात है, उस पर भी लोग फोकस कर रहे हैं और बाकायदा उस पर भी चर्चा हो रही। जो हम लोग जाते हैं इधर उधर बात करते हैं सभी लोगों से, उस पर भी है। ऐसे में और एक बात खास बात है कि इस चुनाव में, जो पहले के चुनाव में जातिगत गणना के आधार पर कैंडिडेट खड़े किए जाते हैं, तो इस बार भी खड़े किए गए हैं, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन वोटर्स में जाति पूरी तरीके से टूट गई है। वोटर्स अब जाति में बंध करके अपने प्रत्याशी को, किसी जाति को वोट देने को तैयार नहीं है। और ये सीधे सीधे एक तरीके से अगर कहा जाए कि वो पार्टियां जो जाति के आधार पर चुनाव लड़ना चाहती थी या आगे लड़ेंगी, उनके दरवाजे पूरी तरीके से वोटर्स के लिए बंद होने जाने वाले हैं और बंद हो रहे हैं। ठीक है राजीव दीक्षित साहब, फिरोजाबाद की सीट में अब तो चाचा भी साथ में, चाचा अगेंस्ट में नहीं है, चाचा ने काम खराब कर दिया था। इस बार ये सीट समाजवादी पार्टी के लिए लग रहा है कि आसान है? आसान तो नहीं है, वहां कड़ा मुकाबला है, संघर्ष है। लेकिन आप ये जान सकते हैं कि 2019 से मुकाबले समाजवादी पार्टी फिरोजाबाद में बेहतर स्थिति में। तो चाचा के साथ आने की वजह से है या फिर कोई और वजह है? चाचा के साथ तो एक वजह है ही, साथ ही साथ जो वहां जो बीजेपी के प्रति उत्साह था, एक जो कमिटमेंट था, अब वो वैसा नहीं दिखाई दे रहा है। और ये कल जब पोल होगा पता चलेगा कितना परसेंटेज पोल हुआ, उससे भी हम कुछ एनालिसिस कर पाएंगे कि वहां क्या स्थिति रहने वाली है। लेकिन वहां ये कहा जा सकता है कि आज की तारीख में वहां समाजवादी पार्टी फिरोजाबाद में अपर हैंड है। बदायूं की सीट को लेकर के आपका प्रेडिक्शन क्या कहता है? बदायूं की सीट में फैमिली के तीसरे सदस्य को आखिरकार टिकट दिया गया। आपको लगता है ये नए चेहरे पर दांव लगाना ये समाजवादी पार्टी के लिए कुछ मुश्किल भरा हो सकता है या फिर आसान होगा? देखिए, बदायूं में जहां समाजवादी पार्टी ने नया चेहरा लाया तो वहां भारतीय जनता पार्टी का भी नया चेहरा है। और दूसरा वो जो भारतीय जनता पार्टी के वहां जो कैंडिडेट हैं वो बीजेपी के संगठन के क्षेत्रीय अध्यक्ष भी हैं। और बिरादरी की बात करें, कास्ट फैक्टर की बात करें, तो वो इम्पोर्टेंट उनका जो शाक्य और मौर्य जो समाज है वहाँ अच्छी संख्या में है, वो उसी से ताल्लुक रखते हैं। वहाँ ये कहा जा सकता है कि वहाँ भारतीय जनता पार्टी का अपर हैंड है बदायूं। परमवीर जी, मैनपुरी की सीट समाजवादी पार्टी के लिए परंपरागत सीट रही है। यहां से फिर से डिंपल यादव के कंधों पर जिम्मेदारी है कि अपने गढ़ को बचा पाएं। लेकिन यहां पर जयवीर सिंह जो प्रदेश सरकार में मंत्री हैं, कद्दावर मंत्री हैं, बड़ा महम विभाग संभालते हैं, लोकप्रिय भी है उस इलाके में भी, तो क्या लगता है कि वो वहां पर टक्कर जो है जबरदस्त है या फिर एक तरफा लग रहा है आपको मुकाबला? नहीं कुंदन जी, एक तरफा मामला नहीं है। जयवीर सिंह जी अच्छे प्रत्याशी हैं, क्योंकि देखिए उनको तजुर्बा है, सरकार में मंत्री हैं, वो काम कर रहे हैं। अगर देखें डिंपल यादव जी के देखें तो कहना पड़ेगा ये मजबूरी, उनके पास केवल जो एक अच्छा उनकी एक उपलब्धि मानी जाएगी तो वो यादव परिवार से आती है। मात्र उसके बाद अगर देखा जाए किसी मंत्रालय को नहीं संभाला कभी उन्होंने, कभी संगठन में काम नहीं किया है उन्होंने जी जी के अंदर है यहाँ पर। लेकिन अब नाम पीछे फैमिली नेम यादव जब लगता है, इतना बड़ा मुलायम सिंह यादव जी की पुत्रवधू है, पिछली बार में उनको सिंपैथी वोट्स भी मिले थे, लेकिन इस बार वो नहीं, काम कैंडिडेट को देखते हुए, उसकी उपलब्धियों को देखते हुए वोट करती है। तो जयवीर जी बहुत अच्छी टक्कर देंगे वहां पर। लेकिन पुराना नहीं, वहां पर तो ऐसा है कि भाई यादव जिधर हो जाए वहां पर जीत पक्की हो जाएगी, ऑलमोस्ट लगभग ये हिसाब किताब है। तो आपको लगता नहीं कि यादव में भी बिखराव होगा क्या? यादव वोट बैंक में भी बिखरेगा क्या? कुंदन जी, मेरी बात हो रही थी 3-4 नए लड़कों से, जैसे अपना होता है कि फर्स्ट टाइम वोटर्स होते हैं, बात करने की कोशिश कर रहा था। तो वहां पर सब लोगों ने, जो उन बच्चों ने भी बात उठाई थी, वो ये उठाई थी कि देखिए बात की जा रही है पीडीए की, अखिलेश जी जोर शोर से कहते हैं कि, और बार बार ये भी कहते हैं जिसका जितनी आबादी उसकी उतनी क्या तादाद भारी, और मतलब ऐसा होना चाहिए। लेकिन अगर यादव को टिकट बांटने की बात भी अगर हम करें केवल यादव स्पेसिफिक की, तो यादव स्पेसिफिक तो केवल 5 लोग तो परिवार के ही हैं। अगर यादव को तो किसी को नहीं मिला है टिकट ना, तो वहां से वो संतुष्टि नहीं है। वो एकदम कहे कि भेड़ की तरह पीछे चल देंगे जहां कहा जाएगा, तो ऐसा नहीं होने वाला है। ठीक है,
अमित जी, मैं ये जानना चाहता हूं, दरअसल बीजेपी बहुत स्मार्ट मूव लेती है। यादव इस फेज का देखें, सेकेंड फेज के बाद थर्ड फेज का जब चुनाव प्रचार शुरू हुआ तो बीजेपी के तमाम बड़े नेताओं ने यह बताने की कोशिश की, जैसा कि परमवीर जी कह रहे हैं कि भाई यादव का मतलब क्या एक ही फैमिली है क्या? उसी फैमिली से आपने 5 सदस्यों को मैदान में उतार दिया, बाकी को टिकट नहीं दिया आपने, तो बहुत स्मार्ट मूव था। कम से कम कुछ हिस्सा को अगर तोड़ने में बीजेपी कामयाब रहती है तो रिजल्ट पर फर्क पड़ेगा। आपको क्या लगता है कितना प्रतिशत बीजेपी इसमें कामयाब हुई है? बिल्कुल आप सही बात कह रहे हैं। क्यों एक परिवार बीजेपी, एक परिवार जो यादवों को अपना वोट बैंक मान करके लगातार आगे बढ़ता रहा। प्रदेश में कई बार सरकार बनी, मुलायम सिंह देश में भी रक्षा मंत्री रहे, लेकिन अब दरअसल ये उसकी रणनीति जो थी एक जाति को लेकर के आगे बढ़ने की, बीजेपी ने भी बाकायदा पकड़ी और बीजेपी ने भी अपने संगठन में तमाम यादवों को बड़े ओहदे पर रखा। अभी मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री बनाने का एक बड़ा दांव जो बीजेपी ने चला, वो सिर्फ इसलिए कि यादवों को अपने साथ जोड़ना है। लखनऊ में बाकायदा सीएम की रैली हुई, मध्य प्रदेश से सीएम आए और उन्होंने यादव वोट बैंक को कहा कि यादव अगर एक परिवार के साथ जुड़ता है तो वहां कार्यकर्ता बनकर के ही रह सकता है, इससे ज्यादा नहीं। जबकि बीजेपी में रहकर के एक सामान्य यादव कार्यकर्ता भी सीएम बन सकता है। इससे नो डाउट यादव वोट बैंक एक अगर मान के चला जाए कि सिर्फ समाजवादी पार्टी का ही वोट बैंक है तो ऐसा नहीं है। और ये अगर पिछले चुनाव की बात करें, जब मायावती और अखिलेश यादव जी एक साथ चुनाव लड़े थे, उसमें भी बहुत सारी जो यादव बहुल सीटें मानी जाती थी जिसमें यादव कैंडिडेट खड़े हो तो उनमें हार गए। तो मायावती का सबसे बड़ा ब्लेम यही था कि यादवों ने ही आपको वोट नहीं दिया और आपकी वजह से हम हारे हैं, बाकी चीजें हुई। ये सबसे बड़ी चीज थी और बीजेपी ने इसको कैश किया यादवों को अपने साथ जोड़ करके। ठीक है अमित जी, मैंने ये हमारे साथ एक और वरिष्ठ पत्रकार मौजूद। तो आगरा सीट को लेकर के हम बात कर लेते हैं। राजीव जी, आगरा की लड़ाई आपको कैसी लग रही है? सुरक्षित सीट, यहां पर किस तरह का मुकाबला आप देखते हैं? ये सुरक्षित सीट में जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं, ये केंद्रीय मंत्री हैं प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल, वो एक तरफा दिखाई दे रहा है। यहाँ मुकाबले की स्थिति नहीं है। वो एसपी सिंह बघेल बहुत अच्छी स्थिति में है और यहाँ किसी तरह का कोई उनके लिए दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ बीजेपी का जीत लगभग तय मानी जा रही है। और बरेली के हिसाब किताब क्या लग रहा है आपको? बरेली में मुकाबला है। बरेली में बीजेपी के लिए वहां संघर्ष में स्थिति है। हालांकि अब स्थिति थोड़े सुधार हुआ है, लेकिन वहां जो संगठन था वो नाराज था कैंडिडेट के लिए, तो वो उतना एक्टिव नहीं रहा। और साथ ही जो 10 साल के बरेली के वायदे थे उसके प्रति भी लोगों की एक नाराजगी थी कि जो बातें की गई थी वो पूरी नहीं हुई, तो वहां कड़ा मुकाबला। परवीर जी, ये जो बरेली का जो मामला है, एक पुराने प्रत्याशी को जो इतने वरिष्ठ नेता थे, चुनाव जीतना उनकी फितरत हो गई थी, वहां पर कैंडिडेट बदलने का फैसला क्यों लिया गया और ये क्या बीजेपी के फेवर में जाने वाला है या फिर अगेंस्ट होगा? परमवीर जी। जी जी जी, मेरी आवाज क्लियर आ रही है? आ रही है जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? आ रही सर। मेरी आवाज क्लियर आ रही है सर? आ रही है परमवीर जी, बोलिए। जी जी सर, देखिए चुनाव के अंदर अगर हम कैंडिडेट बदलने का मतलब केवल ये नहीं होता है कि किसी डर के कारण से बदला गया होता है। कैंडिडेट बदलने का सीधा कारण यही होता है कि जनता की अपेक्षाओं के अनुरूप उनके बीच का व्यक्ति दिया जाए तो वो चुनाव में अच्छा रिजल्ट दे पाता है। तो यही कारण रहा कि कैंडिडेट बदला जाता है अपना। और यहाँ पर देखिए पीढ़ी दर पीढ़ी जितने अगर आप बीजेपी की वो भी रही थी, उनका एक फैसला भी रहा था, वो बार बार ये आरोप लगाते थे कि आप तो एक ही परिवार या एक ही लोगों को टिकट देते रहते हैं। तो उस फैसले को काट के लिए भी हिसाब से टिकट बदलने से लगता है। अब मोहन यादव जी का ही एग्जाम्पल देखिए, बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। मध्य प्रदेश के अंदर उनको चीफ मिनिस्टर बनाया गया, जबकि पूरे भारत में एक माइंडसेट बना हुआ था कि बिहार से लालू प्रसाद यादव जी का परिवार, यूपी से मुलायम सिंह यादव जी का परिवार, केवल यादवों का पूरे भारत में या पूरी हिंदी पट्टी में कहें कि यही लोग प्रतिनिधित्व करते हैं। ऐसा नहीं होता। मोहन यादव जी का आने भी अच्छा गेम प्लान था, बीजेपी का गेम प्लान गया, अच्छे पुराने कार्यकर्ता थे तो उनको उनका हक मिला। तो उससे जनता के अंदर भी पॉजिटिव संदेश जाता है कि साधारण जो कार्यकर्ता पार्टी के लिए काम कर रहे होते हैं उनके लिए भी रास्ते खुले हैं, वो भी शीर्ष नेतृत्व तक पहुंच सकते हैं। ठीक है
अमित जी, हाथरस की बात जरूरी है। हाथरस में क्या आपको लगता है कि आरएलडी के साथ गठबंधन और बाकी जो बदलाव पार्टी करती रही, जो मेहनत हाथरस सीट के लिए की, वो रंग लाएगी? बीजेपी के लिए मैं पूछ रहा हूं सवाल। अमित जी। हेलो, प्लीज माफी चाहूंगा, एक बार सवाल नहीं, हाथरस के समीकरण को किस तौर पर आप देखते हैं? यहां पर कैसी लड़ाई, किसका अपर हैंड दिखाई दे रहा है? बरेली में नहीं, हाथरस। देखिए, ये अपर हैंड तो क्योंकि मैं तो मान के चल रहा हूं सरकार है बीजेपी की, और दोनों जगहों पर, प्रदेश में और सेंट्रल में, दोनों जगह पर बीजेपी सरकार है, तो नो डाउट वहां पर चीजें हैं, बेहतर हैं बीजेपी के लिए। ठीक है, आप बरेली के लिए कुछ ऐड ऑन करना चाह रहे थे? बरेली के लिए भी नहीं, बरेली के लिए सबसे बड़ी बात है कि बीजेपी ने 8 बार के सांसद संतोष जी को टिकट नहीं दिया है। इससे संगठन में भी और संतोष जी के समर्थकों में भी बड़ा रोष रहा है, और शुरुआत में कुछ विरोध भी हुआ, लेकिन बीजेपी ने क्योंकि एक बड़ा दांव खेला, संतोष जी को टिकट न दे करके नए कैंडिडेट को टिकट दिया, हालांकि उन्हीं की बिरादरी से दिया, छत्रपाल सिंह गंगवार जी को। तो वो अपने जजमेंट को, अपने फैसले को संगठन ने साबित करने के लिए, सही साबित करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाया है यहाँ पर बरेली में। और इसके लिए प्रधानमंत्री मोदी ने बाकायदा रोड शो किया, अमित शाह की भी रैली हुई, योगी जी भी आए, दोनों डिप्टी सीएम भी आए, बहुत सारे राजनेता आए, और ऐसा लग रहा है कि बरेली में बहुत अच्छी चीजें होने वाली हैं बीजेपी के लिए खासकर। और बीजेपी की बरेली जिले की अगर बात करें, बरेली जिले में बरेली सीट और आंवला सीट दोनों बीजेपी के पास में है, तो आने वाले वक्त में संभव है कि बीजेपी की दोनों सीटें यहां पर बरकरार रहें। हालांकि बरेली जिले में अगर बात करें, केवल बरेली सीट की बात करें, संतोष जी के अगेंस्ट में एक बार जीत चुके हैं प्रवीण सिंह एरन जी। 2009 में इन्होंने अच्छी खासा, मतलब कुछ मार्जिन से संतोष जी से सीट हासिल की थी कांग्रेस के लिए। तो मैं संतोष जी के अनुपस्थित में प्रवीण सिंह एरन काफी कुछ अच्छा खेलने की कोशिश कर रहे हैं, और अच्छा कर रहे हैं, कन्विंसिंग भी अच्छी कर रहे हैं, और प्रचार में अच्छे से आगे आ रहे हैं। लेकिन क्योंकि उनको अपने किसी बड़े लीडर का सपोर्ट अभी तक नहीं मिल पाया है, एक बार सिर्फ अखिलेश जी की रैली हुई है, लेकिन कांग्रेस की तरफ से, चूंकि यहाँ पर कांग्रेस और दोनों का अलायंस है एक तरीके से, बसपा का अलग कैंडिडेट है वो अलग बात है, लेकिन दोनों पार्टियों का अलायंस होने के बावजूद कांग्रेस संगठन न होने की वजह से, कांग्रेस के किसी बड़े लीडर के न आने की वजह से कांग्रेस का सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है। तो ऐसे में प्रवीण सिंह जी, हालांकि बराबर का मुकाबला हो रहा है, लेकिन आखिरी तक, कल तक आते आते कुछ पिछड़ रहे हैं। राजीव जी, एटा की बात बेहद जरूरी है। एटा की बात इसलिए भी जरूरी है कि भाई राम मंदिर तो छाया हुआ है चुनावी भाषणों में। देखिए, खासतौर पर बीजेपी के जो वरिष्ठ नेता है, वो राम मंदिर का जिक्र किए बगैर उनका भाषण पूरा नहीं हो रहा है। और एटा और राम मंदिर और एटा से प्रत्याशी का जो कनेक्शन है वो सब जानते हैं। तो लग रहा है कि राम मंदिर और राम के सारे यहां पर फिर से चुनावी नैया पार हो जाएगी। बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। वहाँ राम मंदिर और जो वहाँ लोकल फैक्टर है, पॉलिटिक्स से खास फैक्टर है, उसके भाजपा मुफीद स्थिति में है। हालांकि जो भाजपा के कैंडिडेट हैं, उनके व्यवहार के प्रति कुछ नाराजगी थी, जिसे दूर किया जा चुका है। तो एटा सीट पर भाजपा मुफीद स्थिति में। ठीक है, अमित जी, आपको ऐसा लगता है? नहीं, बिल्कुल बात सही है, ऐसा लगता है, और ऐसा पॉसिबल है काफी कुछ चीजें, क्योंकि बीजेपी कैंडिडेट के खिलाफ में बीजेपी समर्थकों में कुछ नाराजगियां थी, लगभग दूर की जा चुकी हैं संगठन की तरफ से भी और सरकार की तरफ से भी। परमित जी, ये एटा सीट को आप किस तरीके से देखते हैं? यहां पर मुकाबला कैसा लग रहा है? परमित जी, आपने शायद म्यूट कर दिया है, स्काइप ऑन म्यूट कीजिए प्लीज। जी, मेरी आवाज क्लियर आ रही है? आ रही है, कहिए। देखिए, बीजेपी केवल जो बात करती है वो विकास की बात नहीं करती है। यूपी के अंदर अगर हम स्पेसिफिक रीजन की बात करें तो कानपुर के जिलों के अंदर, कानपुर देहात में जिधर से एटा की नजदीक ही लगता है, वहां पर डिफेंस कॉरिडोर लगाया गया, वहां रोजगार सृजन करे जा रहे हैं। तो बीजेपी अपना अच्छा कार्य करने का जो बल है उसको देती है। और यहाँ पर बात जब आती है कि आप अखिलेश जी वगैरह या विपक्ष जो की बात करते हैं, तो वो बेरोजगारी का वो हल भी बता रहे हैं कि हम ये करने वाले हैं।
लेकिन दूसरी तरफ से केवल वादा वही है कि नारा दिया जा रहा है कि पीडीए का कुछ हुआ। तो इस चीजों से वोटर समझता है, देखिए वोटर साइलेंटली वोट करता है, वो समझता है कि कौन सा नारा केवल चुनावी नारा गढ़ा जा रहा है और क्या चीज जमीन पे दिखाई दे रही है। इस बार जो अलग चीज दिखाई दे रही है, देखिए चुनाव के अंदर प्रो इनकम्बेंसी एक चीज होती है, एंटी इनकम्बेंसी की 10 साल तक तो आप रह कर रहे हैं, लेकिन आप प्रो इनकम्बेंसी भी होती है कि आपके ऊपर जनता कोई ऐसा आरोप नहीं लगा रही है या कोई अगर विपक्षी दल भी है वो ये तो बता पा रहे। ठीक है सर, मैं रोक रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद परमवीर जी आपका, अमित जी आपका और राजीव जी बहुत बहुत शुक्रिया। आप दरअसल थर्ड फेज में 10 सीट पर क्या समीकरण है ये हम समझने की कोशिश कर रहे थे वरिष्ठ पत्रकारों से। कल दिन भर लगातार हम खबरें आपको दिखाएंगे, नॉन स्टॉप खबरें दिखाएंगे, चुनाव जुड़ी हुई हर एक खबर आपको बताएंगे, तो बने रहिएगा हमारे साथ। फिलहाल एक छोटा सा